Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 17 का सेकंड सेगमेंट है। यानी इस पूरे चैप्टर को हमने 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट जो प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है, दूसरा सेगमेंट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, तीसरा सेगमेंट कोऑर्डिनेशन के बाद हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, चौथा सेगमेंट ब्रेन्स है और बिहेवियर है, बिहेवियर की कुछ टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास पूरे चैप्टर को हमने मुख्तलिफ सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो आज हमने दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करना है जिसका टाइटल है नर्वस कोऑर्डिनेशंस। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जब भी उनको स्टिमुलाई आती है, उनको स्टिमुलाई फेस करना पड़ती है, तो वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म में जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं और जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो इफेक्टर्स होते हैं। अब रिसेप्टर के मैसेज को इफेक्टर तक अगर पहुंचाने वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन बन जाती है। अगर यहाँ सपोज मैं कहता हूँ यहाँ हार्मोन्स हों तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन बन जाती। तो एनिमल में ये दोनों किस्म की कोऑर्डिनेशंस होती हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो अब हमने स्टार्ट करना है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जब भी हम इस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इसमें हमेशा एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जो वर्क कर रहे होंगे, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। और न्यूरॉन्स एक कोई न्यूरॉन नहीं होता बल्कि न्यूरॉन के एक जाल होता है। आगे फिर जिस वक्त हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम में, उसमें हम देखेंगे बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं उनमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलके एक पूरा जाल बनाते हैं, और बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें एक न्यूरॉन पहले सीएनएस के पास आता है और जो सीएनएस के न्यूरॉन होते हैं उस मैसेज को पढ़ते हैं, फिर दूसरे न्यूरॉन को देते हैं, वो आगे इफेक्टर तक लेके जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो लोअर एनिमल है उसमें तो न्यूरॉन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद तीसरे के साथ कनेक्टेड है, तो एक नेटवर्क बन जाता है। लेकिन जिस वक्त हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो पहले रिसेप्टर से मैसेज सीएनएस की तरफ आता है, वो एक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन लेके आता है, फिर सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं वो इस मैसेज को पढ़ते हैं, फिर वो अगले स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को दे देते हैं, वो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन इफेक्टर तक मैसेज को लेके जाता है। यानी आप ये समझ लें कि काफ़ी सारे न्यूरॉन्स का कनेक्शन सीएनएस के ज़रिए से होता है। तो ये हायर एनिमल की प्रॉपर्टी है और ये लोअर एनिमल की प्रॉपर्टी। इनमें न्यूरॉन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यानी आप कह सकते हैं नर्व इंपल्स किसी भी डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर रूट होता है। पहले आप कह सकते हैं रिसेप्टर होता है, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन होता है, फिर सीएनएस के न्यूरॉन जिनको एसोसिएटिव न्यूरॉन कहा जाता है, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन है, फिर रिसेप्टर है, फिर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स जनरेट हो, एक प्रॉपर रूट होता है। लेकिन जहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो इनको आगे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब ये नेटवर्क बनाते हैं, इन नेटवर्क ने क्या करना है, रिसेप्टर्स को इफेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। ये जो नेटवर्क न्यूरॉन का बना है दैट कनेक्ट रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, और इन्होंने किसके साथ कनेक्ट करना है? इफेक्टर्स के साथ। और इफेक्टर्स ने क्या करना है? प्रोड्यूस एक्शन या रिस्पॉन्स जनरेट करने हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशंस। तो न्यूरॉन्स की जब हम बात करते हैं, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और ये काम कैसे करते हैं? इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं, और ये नर्व इंपल्स ही मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे से तीसरे करते करते इफेक्टर तक लेके जाती है, और इफेक्टर आगे रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। और जिस वक्त ये एक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा होता है तो ये स्पेशल कॉन्टैक्ट पॉइंट से गुजरता है जिसका नाम है साइनेप्स। आगे साइनेप्स के ऊपर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने एक बात समझनी है कि एक न्यूरॉन से मैसेज जब दूसरे न्यूरॉन में जाता है, नर्व इंपल्स जाती है, तो वो जिस जगह से गुजरती है उसको साइनेप्स कहा जाता है।
और फिर इस तरह गुजरते गुजरते जो रिसेप्टर से मैसेज आया, एक न्यूरॉन में साइनेप्स से गुजरा, दूसरे न्यूरॉन में साइनेप्स से गुजरा, तीसरे न्यूरॉन में, करते करते फिर इफेक्टर तक मैसेज पहुंच जाता है। इफेक्टर फौरन ही रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं। तो यही बात लिखी गई है कि न्यूरॉन के अंदर एबिलिटी होती है कि जो ही वो एक्टिवेट होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं और फिर इन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के साइनेप्सिस से गुजरते हुए और फिर ये मैसेज को फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर तक पहुंचा देते हैं और इस तरह नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं पूरी नर्वस कोऑर्डिनेशन के हमने 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं। पहला रिसेप्टर जो स्टिमुलाई को रिसीव करेगा, न्यूरॉन्स जो आपस में मैसेज को डिलीवर करेंगे, इफेक्टर्स जिसने रिस्पांस को जनरेट करना है। तो सबसे पहला कंपोनेंट आज हमने डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर। तो इसको रिसेप्टर क्यों कहा जाता है? रिसेप्शन से निकला है। रिसेप्शन यानी रिसीव करना। जो भी इन्वायरमेंटल चेंज को रिसीव करता है बॉडी के अंदर वो रिसेप्टर कहलाता है। और जो चेंज है वो दोनों किस्म के इन्वायरमेंट में हो सकती है। जैसे हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल से क्या मुराद है? टेम्परेचर चेंज हो गया इन्वायरमेंट का। एक्सटर्नल से मुराद है कि लाइट आ गई। एक्सटर्नल से क्या मुराद है कि हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी चेंज हो गई। एक्सटर्नल से क्या मुराद है? डिफरेंट किस्म के आप कह सकते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आ गए। तो इन्वायरमेंट जो बाहर का इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनिज्म के बाहर का इन्वायरमेंट है, वो भी हमेशा बदलता रहता है। इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? जो बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है, जो बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है। तो आप कह सकते हैं उसमें जैसे ग्लूकोज का लेवल चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। आप कह सकते हैं वाटर कम हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चेंजेस है जो इंटरनल। तो चेंज चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हो चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट की हो, ऑर्गेनिज्म हमेशा उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़रूरी ये है कि उस चेंज को डिटेक्ट किया जाए। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन को वो कंपोनेंट जो चेंज को डिटेक्ट करते हैं उसे रिसेप्टर कहा जाता है। तो यही डिटेक्ट द चेंज इन एक्सटर्नल, चाहे वो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, तो ये चेंज को डिटेक्ट करेंगे। यानी चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? स्टिमुलाई। तो कोई भी इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रही है वो स्टिमुलाई कहलाती। कोई भी चेंज, जैसे बिल्कुल सुकून हो कमरे के अंदर, अचानक ही अलार्म बोल पड़े, तो ये एक चेंज है, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप कह सकते हैं अंधेर हो, अचानक रोशनी आ जाए, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल रोशनी में बैठे अचानक अंधेरा हो जाए तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जब भी इन्वायरमेंट, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, जब भी उसमें कोई स्टिमुलाई आएगी, चेंज आएगी, तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। वो स्टिमुलाई मुख्तलिफ शक्लों में होती है, जैसे लाइट का आना जाना, टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, हीट का कम ज़्यादा होना, कोल्ड आप कह सकते हैं कम होना टेम्परेचर का, कोई टच, कोई चीज़ आके स्किन से टकरा जाए, जैसे कोई मक्खी इवन बैठ जाए तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। जो हवा का प्रेशर है ये आप कह सकते हैं, इसी तरह शॉक लग जाए। तो ये सारी वो स्टिमुलाई हैं जो आम ऑब्जर्वेशन के अंदर नज़र आती है कि हमारी बॉडी इनको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो अब रिसेप्टर क्या होगा? रिसेप्टर 3 चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है। सबसे पहले वो न्यूरॉन जिन्होंने मैसेज को लेकर जाना है CNS तक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये न्यूरॉन है, ये मैसेज को CNS तक लेके जा रहा है, तो बाज़ दफ़ा इसका जो एंड है ये स्पेशलाइज्ड बनाया गया है फॉर पार्टिकुलर्स, तो इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। तो कोई न्यूरॉन का एंड अगर स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहा है तो उसको नर्व एंडिंग कहा जाता है। सेल भी हो सकते हैं, जैसे हमारी आइज में रॉड्स एंड कोन्स हैं जो लाइट की सेंसिटिविटी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। कोई ऑर्गन भी हो सकता है, जैसे हमारा नोज है स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं, हमारे एयर्स कान है वो साउंड को डिटेक्ट कर रहे हैं, हमारी आइज हैं वो लाइट को डिटेक्ट कर रही हैं। तो रिसेप्टर आप कह सकते हैं कोई नर्व एंडिंग भी हो सकती है, कोई सेल भी हो सकता है, कोई ऑर्गन भी हो सकते हैं। तो उसके बाद रिसेप्टर्स, हम कहते हैं इसने स्टिमुलाई को रिसीव करना है, तो जिस किस्म की स्टिमुलाई रिसीव करेगा वही रिसेप्टर की टाइप बनेगी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि रिसेप्टर की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं यूजुअली किस बुनियाद पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, जिसमें स्टिमुलाई किस किस्म की वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कीमो रिसेप्टर्स, नाम से जाहिर है डिटेक्ट द केमिकल चेंजेस,
केमिकल चेंजेस जहाँ भी हो रही हैं, जैसे स्मेल आपको पता है ज़्यादातर केमिकल्स की ही होती है। इवन जो फूड है उसकी जो खुशबू आ रही है, ठीक है, वो फूड भी क्या है, केमिकल एनर्जी को स्टोर किए होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होती है, उसमें लिपिड्स होते हैं। आप किसी खुशबू वाले यानी किस दुकान में जाएं तो वहाँ आपको फ़ौरन खुशबू तो खुशबू केमिकल्स की होगी। तो यूजुअली स्मेल किसकी होती है, केमिकल्स की होती है। तो वो केमिकल्स की चूँकि एक स्टिमुलाई है, इस वजह से स्मेल, तो ये कीमो रिसेप्टर ही डिटेक्ट करते हैं। तो टेस्ट, ये भी आपको पता है, यूजुअली फूड को हम टेस्ट करते हैं, पानी को टेस्ट करते हैं, शरबत को टेस्ट करते हैं, ये सारे केमिकल्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड में जो केमिकल की चेंजेस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, ऑक्सीजन का कम होना, ग्लूकोज का ज़्यादा होना, ग्लूकोज का कम होना, अमाइनो एसिड का ज़्यादा होना, अमाइनो एसिड का कम होना, तो ये जब भी ये चेंजेस होंगी तो हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। और ख़ास तौर पे जो ब्लड के अंदर जब भी केमिकल चेंजेस होती हैं, उनको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जिन्होंने इन केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करना है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये किसके तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के रिसेप्टर हाइपोथैलेमस में तो नहीं होंगे, टेस्ट बस जुबान के ऊपर होंगे। इसी तरह स्मेल की बात करें, अब इसके रिसेप्टर हाइपोथैलेमस में तो नहीं होंगे, इसके तो नोज के अंदर रिसेप्टर होंगे। तो ये एग्जांपल आपकी बुक में उठाई गई, रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, जो ब्लड की डिफरेंट चेंजेस को डिटेक्ट कर रही होती है। उसके बाद मैकेनो रिसेप्टर, बेसिकली ज़्यादातर जब हम मैकेनिकल स्टिमुलाई की बात करते हैं तो मैकेनिकल स्टिमुलाई ज़्यादातर दो चीज़ों से रिलेटेड होती है, एक फोर्स और मोशन। तो जब भी हम मैकेनिकल स्टिमुलाई की बात कर रहे होंगे तो एक फोर्स लगती हुई नज़र आएगी या चीज़ मूव करती हुई नज़र आएगी। तो ये फिजिकल ये दोनों फिजिक्स के करैक्टर हैं, ये दोनों क्या है, फिजिक्स के करैक्टर हैं। तो ये दोनों किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल टच, तो कोई चीज़ अगर हमें आके फोर्स टकराए, फोर्स के साथ टकराएगी, मूवमेंट करती हुई टकराएगी, हमें महसूस होगी। अच्छा, हियरिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वेव्स, तो वेव्स हमारी बॉडी, हमारे जो ब्रेन तक मैसेज वेव्स का नहीं पहुंचता, बल्कि हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है वाइब्रेशन ऑफ एयर ड्रम। जो हमारा एयर ड्रम है, जब वो वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन मैसेज को लेके जाती है ब्रेन तक। तो इस वजह से यहाँ भी क्या होती है, मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन इज ए टाइप ऑफ मोशन, और मोशन को डिटेक्ट करते हैं मैकेनो रिसेप्टर। इसी तरह इक्विलिब्रियम, कि अक्सर ये होता है कि हम गिरने लगते हैं तो फ़ौरन ही हमारी बॉडी खुद संभाल लेती है। तो बेसिकली जब चेंज ऑफ पोजीशन होता है और वो चेंज ऑफ पोजीशन बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, तब हम कहते हैं हमारी बॉडी का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा, तो ये रिसेप्टर उस तवाज़ुन को बरकरार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह प्रेशर, तो प्रेशर आपको पता है, अगर फिजिक्स की बात करें फोर्स ओवर एरिया, तो ये इसकी इक्वेशन है। तो हर वो चीज़ जो फोर्स और मोशन में इन्वॉल्व, जो फोर्स और मोशन को इन्वॉल्व करे, तो वो मैकेनिकल स्टिमुलाई कहलाती है। और इसको जो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा टच एक मैकेनिकल स्टिमुलाई है। अब टच को डिटेक्ट करने के लिए बॉडी के पास मुख्तलिफ किस्म की न्यूरॉन एंडिंग्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन की गई है। सबसे पहले फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग का क्या मतलब है, जस्ट एक न्यूरॉन का एंड है, इसको हम फ्री नर्व एंडिंग, जो किसी भी स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं है, और इसको बनाया गया स्पेशलाइज्ड। इसको क्या बनाया गया, स्पेशलाइज्ड बनाया गया। तो इस वजह से आप कह सकते हैं जो फ्री नर्व एंडिंग। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसका जो नर्व एंड है ये भी फ्री नर्व एंड ही होगा, लेकिन ये इस तरह फैला हुआ होता है यूजुअली ऐसे, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड टिप एंडिंग। इसको क्या कहा जाता है, जैसे हमारे बॉडी में दो किस्म के रिसेप्टर हैं, मर्कल रिसेप्टर और रेफिनी रिसेप्टर। ये दोनों टच के लिए, टच के अलावा और भी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट टच के लिए बनाए, रेफिनी ये आप कह सकते हैं ये प्रेशर को भी डिटेक्ट कर रहा होता है, टच को भी डिटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन हम अभी सिर्फ टच की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों हैं, इनकी जो टिप्स हैं वो फैली हुई होती हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है एक्सपेंडेड टिप एंडिंग।
और उसके बाद तीसरी इनकैप्सुलेटेड एंडिंग। अब ये भी टच, अब जैसे पक्सीनियन है ये टच को भी डिटेक्ट करता है और साथ के साथ प्रेशर को भी डिटेक्ट करता है, लेकिन हम यहाँ टच से मुराद लेते हैं। अब इनके जो न्यूरॉन एंड्स हैं इनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल लगा होता है ऐसे। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी सही जब स्किन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अभी अपने जहन में रखना है कि ये मैकेनिकल रिसेप्टर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो फ्री नर्व एंडिंग्स, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग, ये सारी वो नर्व एंडिंग है जो किस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रही हैं, टच को। टच के अलावा और को भी करती हैं, लेकिन हम टच के रेफरेंस से यहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद काफ़ी बॉडी के अंदर इंटरनल मैकेनिकल स्टिमुलाई भी होती। अब ये चीज़ें सिर्फ ये नहीं कि बाहर मूवमेंट बाहर हो रही है, अगर देखा जाए मूवमेंट बॉडी के अंदर भी हो रही है। पेरिस्टाल्सिस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, स्टोमक के अंदर मूवमेंट होती है। हंगर पेंग्स आपने सुना होगा कि जो स्टोमक है वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं हंगर पेंस। तो हमारे ब्रेन को ये कौन बताते हैं, ये इंटरनल मैकेनो रिसेप्टर बताते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जिस वक्त हमारे स्टोमक की वॉल के अंदर मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस होती है, तो वो पेरिस्टाल्सिस बाज़ दफ़ा हंगर की वजह से हो रही है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसी शख्स को भूख लगी। यानी आप देखें ना, जब जो ही हमारे पास भूख लगती है तो यहाँ एक एहसास पैदा हो रहा होता है कि ये जगह खाली है, ठीक है। अब वो जो एहसास पैदा करते हैं वो इंटरनल मैकेनिकल रिसेप्टर, क्योंकि ये मूवमेंट से रिलेटेड है, इस वजह से मैकेनिकल स्टिमुलाई आएगी। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर कैरोटिड और एओर्टिक। अब कैरोटिड और एओर्टिक क्या है? कैरोटिड हार्ट से जो एओर्टा निकलती है उसमें से एक ब्रांच निकलती है जो हेड रीजन की तरफ ब्लड को लेके जाती है, हेड, और जो एओर्टा का रिमेनिंग पोर्शन है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। तो इन दोनों के अंदर कुछ स्ट्रेस रिसेप्टर हैं जो किसको रेगुलेट कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर को। प्रेशर, यह हमने बात की कि ये मैकेनिकल स्टिमुलाई की एक टाइप है, तो ये वाले जो रिसेप्टर हैं ये भी मैकेनो रिसेप्टर होंगे। और इसी तरह के रिसेप्टर हमारे पास ब्रेंकियल वेसल्स और फिशेस के अंदर होते हैं। ब्रेंकियल वेसल वो होती हैं जिसका ताल्लुक गिल्स के साथ है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की, ये भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ही होती हैं ऑलमोस्ट। इनमें भी जो मैकेनिकल रिसेप्टर हैं वो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन कर रहे होते हैं। तो ये वो मैकेनिकल रिसेप्टर हैं जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन को जज कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, अंदर की मैकेनिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फोटो रिसेप्टर, नाम से जाहिर है फोटो रिसेप्टर जो लाइट की वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करेंगे। चूँकि वेव्स लाइट की, आप लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ा हो, जो वेव्स होते हैं चूँकि विद आउट मीडियम मूव करती हैं, इस वजह से उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। क्योंकि दो किस्म की वेव्स आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, जो विदाउट मीडियम मूव करें उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। तो इस वजह से जो लाइट है वो चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक टाइप है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर भी कहा जाता है। यानी ये क्या करते हैं? डिटेक्ट द लाइट, नाम से जाहिर है फोटो रिसेप्टर्स। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है रॉड्स एंड कोन्स इन आइस। जो कोन है वो आप कह सकते हैं जब लाइट इंटेंसिटी, लाइट ज़्यादा हो तब ज़्यादा काम करते हैं, और रॉड्स ये डिम लाइट में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। चूँकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ज़्यादा वक्त के लिए होती है, इस वजह से आप कह सकते हैं ज़्यादा फंक्शनल क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। तो ये सेल्स हैं, इनको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, या इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर भी कहा जाता है। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर भी बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग्स है हमारे। जब भी आपने फ्री नर्व एंडिंग की बात हम करेंगे तो ये तीन किस्म के स्टिमुलाई को यूजुअली डिटेक्ट कर रही होती है, एक मैकेनो, एक टेम्परेचर और एक पेन, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो स्टिमुलाई होती हैं ये मुख्तलिफ किस्म की फ्री एंडिंग डिटेक्ट कर रही होती हैं। ये नहीं कि सारी फ्री नर्व एंडिंग एक जैसी होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन फ्री नर्व एंडिंग की बात जब हम करते हैं तो अक्सर ये तीन किस्म की स्टिमुलाई डिटेक्ट हो रही होती है। तो ये क्या करती हैं? हॉट एंड कोल्डनेस को डिटेक्ट। अच्छा, उसके बाद नोसी कहते हैं तकलीफ़ को, परेशानी को, मुसीबत को, जिसमें इंसान को दर्द होता है पर। तो नोसिसेप्टर बेसिकली डिटेक्ट करते हैं पेन को। अच्छा, इनको अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग कहा गया, क्योंकि जब हम पेन की बात करते हैं तो पेन कैसे होता है?
ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड एंड, यानी ये कोई एक किस्म की स्टिमुलस को डिटेक्ट करके पेन का सेंसेशन नहीं करते। अब जैसे टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए फिर भी दर्द होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाए फिर भी दर्द होगा, ज़्यादा कोई ज़ोर से थप्पड़ मार दे, टच ज़्यादा शिद्दत से हो तब भी पेन होता है, कोई डंडा मार दे तब भी पेन होता है, ज़्यादा प्रेशर आ जाए तब भी पेन होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी सारी की सारी स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर रही होती हैं, इस वजह से इनको अनडिफरेंशिएटेड कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अनडिफरेंशिएटेड, कि एक पार्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए नहीं बनाई गई। इनका काम ये है कि जब उतनी शिद्दत की स्टिमुलाई आएगी तो इन्होंने सेंसेशन ऑफ पेन, पेन को यानी पेन का एहसास ये देंगे, इस वजह से इनको कहते हैं पोलीमोडल। मॉडल कहते हैं ऐसी स्टिमुलाई जो हमारी बॉडी महसूस करे, वो मोडेलिटी कहलाती है। तो ये काफ़ी सारी स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर, इनका काम बेसिकली स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना भी है, लेकिन स्टिमुलाई की शिद्दत को डिटेक्ट करके हमारी बॉडी में पेन का एहसास जनरेट करना, ये इनका काम होता है। यानी इनको कोई स्पेशलाइज नहीं बनाया गया अभी, इनको टेम्परेचर के लिए बनाया गया, इनको आप कह सकते हैं कोल्डनेस के लिए बनाया गया, इनको आप कह सकते हैं केमिकल्स के, ऐसे नहीं है। ये काफ़ी सारी स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रही होती, इनका जस्ट काम है कि उन्होंने पेन का एहसास डिवेल्प करना है, और ये सिर्फ हमारे स्किन में होती हैं। तो इस वजह से इनको अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन की बात करें, हर वो चीज़ जो हम महसूस करें वो मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम में अंधेरा, अचानक लाइट आ जाती तो हम महसूस कर लेते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ महसूस हो जाता है, टेम्परेचर कम हुआ महसूस हो जाता है, पंखा चला महसूस हो जाता है। तो हर वो स्टिमुलाई जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो क्या कहलाती है? मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन कहलाती है। तो प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी एक्सपीरियंस, हर वो एहसास जो हमें हमारी ज़िंदगी में महसूस हो, जैसे लाइट, टेम्परेचर, पेन, टच, ये सारी चीज़ें हमें महसूस होती हैं, तो ये मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन कहलाती है। यहाँ एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रेन के पास जब भी मैसेज पहुँचता है वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में पहुँचता है, चाहे वो टच का हो, चाहे वो पेन का हो, चाहे आप कह सकते हैं किसी प्रेशर का हो, चाहे हेयरिंग का हो, चाहे आप केमिकल्स का हो, चाहे लाइट का हो, जब भी मैसेज पहुंचेगा वो किस शक्ल में पहुंचेगा? नर्व इम्पल्स की शक्ल। तो हर नर्व इम्पल्स ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, यानी जो लाइट से आ रही है वो भी एक जैसी है, जो टच से आ रही है वो भी एक जैसी है, जो पेन से आ रही है वो भी एक जैसी। फिर ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि ये लाइट की है, ये टच की है, ये आप कह सकते हैं प्रेशर की है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाउ सेम टाइप ऑफ नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट डिफरेंट स्टिमुलाई, कि नर्व इम्पल्सेस सारी एक जैसी हैं, फिर ब्रेन डिफरेंट स्टिमुलाई उनको कैसे रिकॉग्नाइज करता है? तो यही बात आपकी बुक में लिखे, येट डिस्पाइट द फैक्ट, ये एक हकीकत है, वी एक्सपीरियंस डिफरेंट मोडेलिटीज़, हमें मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुलाई का सामना करना पड़ता है, एक बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन जो नर्व ट्रैक है, न्यूरॉन्स का जो ट्रैक है, न्यूरॉन्स का जो रूट है, ओनली ट्रांसमिट इम्पल्स, वो सिर्फ इम्पल्स को ट्रांसमिट कर, और सारी नर्व इम्पल्स ऑलमोस्ट एक जैसी होती। देन हाउ, फिर ये कैसे हो जाता है? तो इसका जवाब ये है, जैसे एक फैक्ट्री है, कारखाना है, उसमें बड़ी बड़ी बसेस बन रही हैं, अब वो सारी बसेस एक जैसी, सारी बसेस क्या हैं? एक जैसी हैं, लेकिन जब वो मार्केट में आती हैं, किसी को हम बस का नाम देते हैं ये लाहौर जाने वाली बस है, किसी को नाम देते हैं ये रावलपिंडी जाने वाली बस है, किसी को नाम देते हैं ये कोयटा जाने वाली बस है, किसी को नाम देते हैं ये मरी जाने वाली बस है। तो जिस वक्त हम डिफरेंट बसेस को नाम किस बिहाफ पे दिया गया है कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है, वो किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, हालांकि वो बसेस सारी एक जैसी होती हैं, फिर उनको नाम किस बुनियाद पे दिया जाता है? डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की बुनियाद पे दिया जाता है। तो पहली रीज़न ये है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की डेस्टिनेशंस हैं। सपोज मैं कहता हूँ ये विजुअल कॉर्टेक्स है, यानी विजुअल लाइट का हिस्सा है, विजुअल कॉर्टेक्स। सपोज मैं कहता हूँ ये टच का एरिया है, ठीक है। अगर कोई नर्व इम्पल्स इस एरिया में पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि टच की स्टिमुलाई आ रही है। इसी तरह आप कह सकते हैं कोई इसमें अगर आती है नर्व इम्पल्स तो ये किसकी आ रही है? विजुअल कॉर्टेक्स की आ रही है। तो पहली तो रीज़न ये है कि जिस पॉइंट पर जाके नर्व इम्पल्स जाके रुकी है
वही पॉइंट डिसाइड करेगी ये नर्व इम्पल्स किसकी है। तो यही बात लिखी गई है कि ईच ट्रैक, हर जो रूट है हमारी बॉडी में, जो नर्वस सिस्टम के रूट्स हैं, रास्ते हैं, ईच ट्रैक टर्मिनेट, वो ख़त्म होता है इनटू स्पेसिफिक पॉइंट इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर एक मखसूस पॉइंट पे जाके ख़त्म होते हैं। और वही पॉइंट डिटरमाइन करता है मोडिलिटी को कि किस किस्म की स्टिमुलस आई है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट की स्टिमुलाई, जो लाइट की नर्व इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन के सिर्फ विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है। तो विजुअल कॉर्टेक्स के पास जब भी नर्व इम्पल्स आएगी वो हमेशा किसकी होगी, लाइट की होगी। उसके बाद दूसरा है टच। तो टच हमेशा टच एरिया ऑफ ब्रेन के अंदर जाके इसकी नर्व इम्पल्सेस जाके ख़त्म होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, जिस रिसेप्टर ने उनको डिटेक्ट किया है वो भी स्पेशलाइज। जैसे मैं कहता हूँ ये टच का रिसेप्टर है, ये कभी भी लाइट की वजह से एक्टिवेट नहीं होगा, कभी भी टेम्परेचर की वजह से, ये सिर्फ किसकी वजह से एक्टिवेट होगा, टच की वजह। और फिर इससे नर्व ट्रैक निकलता है, नर्व ट्रैक निकलता है, और नर्व ट्रैक ये ब्रेन के एक मखसूस हिस्से में जाके एंड होता है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि जो एरिया है डेस्टिनेशन वो भी स्पेसिफिक है, जो आप कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर है वो स्पेसिफिक है, रूट भी स्पेसिफिक है। तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ से नर्व इम्पल्स गुजर रही होगी ये भी स्पेसिफिक होगी, ये भी क्या होगी, स्पेसिफिक। हालांकि जैसे मैंने एग्जांपल दी, गाड़ी तो किसी भी रूट पे जा सकती है, गाड़ियाँ तो सारी एक जैसी है, लेकिन हम कहते हैं ये लाहौर जा रही है, ये रावलपिंडी जा रही है। तो ये जो नाम हम देते हैं ये बेसिकली रूट की वजह से देते हैं, उसकी डेस्टिनेशन की वजह से देते हैं। तो आप ये समझ लें कि जो डिटेक्ट करने वाला ये कभी भी दूसरी स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं करेगा। फिर इससे निकलने वाला रूट भी एंड होता है एक मखसूस एरिया के अंदर। तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ जानी चाहिए कि जो यहाँ नर्व इम्पल्स मूव कर रही है वो भी क्या होगी, स्पेसिफिक हो, वो होगी हमेशा टच की, अगर इस केस में हम बात करें। तो दो चीज़ें, ब्रेन का एरिया स्पेशलाइज्ड है, तो हर स्टिमुलाई एक मखसूस एरिया में जाके एंड होती है। उसके बाद जो रिसेप्टर उनको लेकर जा रहा है वो रिसेप्टर भी स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और वो जो रूट लेके जा रहा है वो रूट भी स्पेशलाइज्ड है। तो इस वजह से जो नर्व इम्पल्स उस रास्ते से गुजर रही है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, स्पेशलाइज्ड बन जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई विच कैरी टू द स्पेशल एरिया ऑफ ब्रेन। तो ये नर्व इम्पल्स जो जनरेट करते हैं रिसेप्टर, ये ब्रेन के एक मखसूस हिस्से के अंदर जाती है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाले ख़ास तौर पे जो मैकेनो रिसेप्टर हैं ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। तो इनमें से यूजली शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन वैसे कम ही बनता है, लेकिन इसमें 2 MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन आपने एक बात जहन में रखनी है, अब जो हमारा ट्रेंड हो गया पेपर्स बनने का, उसमें हमेशा अब कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन वो शॉर्ट क्वेश्चन की उससे निकाल देते हैं। तो हर लाइन से MCQs बन सकता है। तो इस वजह से ये जो चॉइस होती है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो जो भी टॉपिक आप तैयार करें वो अच्छी तरह किया करें, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन की मद में आए, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन की मद में आए या MCQs की मद में आए, आप इतने अच्छे तरीके से तैयार करें कि वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो स्किन की वर्किंग के हवाले से, कि स्किन में जो रिसेप्टर वो कैसे काम करते हैं, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले ही लेक्चर में। अब के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.